अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे हमारा जो पहला चैप्टर है कीमोथेरेपी का, दैट इज़ अबाउट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो ड्रग्स होती हैं या बीटा लैक्टम्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें हमने पहला ग्रुप स्टार्ट किया था विच वाज पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन में मैंने आपको बता दिया कि उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था। एंड देन आई सेड के रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन का, तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि वो आता होता है, और आता है तो उसमें से वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं और उसके बाद वो रेजिस्टेंस का पूछते हैं मैकेनिज्म। वो इतनी सी आसान तरीन चीज़ के भी वो काफ़ी सारे मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो मैकेनिज्म एक्शन मैंने आपको जो बता दिया वही है कि हमारे पास किस तरह से सबसे पहले जो है वो सेल वॉल में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, जैसे सपोज ये सेल वॉल है, इसमें होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। हमारी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो जाके उस प्रोटीन के साथ ये जो हमारी पेनिसिलिन है वो बाइंड कर जाती है। जब वो हमारी बाइंड कर जाती है यहाँ पर आके, ठीक है, सपोज ये बाइंड कर गई, उसके बाद वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की सिंथेसिस का प्रोसेस है, पेप्टाइडेशन होनी है, ट्रांस पेप्टाइडेशन, उसको रोक देगी, सेल वॉल खराब हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। और तीसरा ऑटोलिटिक एंजाइम्स है जो उसकी वॉल को मजीद खराब करेंगे। तो ये एक्शन था। अब रेजिस्टेंस किस तरह से, बैक्टीरिया जाहिर है इतने सादे तो है नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई हमें मार रहा है तो हम क्यों ना उसके खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि जाहिर सी बात है हमें जिंदा रहना है। तो बैक्टीरिया ने क्या किया, सबसे पहली बात उन्होंने अपनी ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन थी ना, उन्होंने देखा कि जो चीज़ आके मुझ पे अटैक कर रही है वो मेरी इस चीज़ के साथ अटैच होती है, यानी कि वो मेरी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होती है। तो बैक्टीरिया ने इसमें म्यूटेशंस कर ली, मतलब बैक्टीरिया ने अपने अंदर ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन और इस तरह से इसमें चेंजेस ले आया कि अब जब पेनिसिलिन आती हैं तो वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड ही नहीं हो पाती। वो बाइंड नहीं होंगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो पहली जो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म था वो है हमारे पास चेंजेस इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, 1 2 3 में ही आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक्शन उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने ये किया कि अगर वो ये करें कि वो एक ऐसा एंजाइम बना लें, एंजाइम से मुराद सपोज कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि हमारे पास हमारी एंटीबायोटिक के मेन जो चीज़ एक्शन कर रही है उसको आके रोक दे। ठीक है, तो बैक्टीरिया ने किया। हमारी एंटीबायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिस जो एंटीबायोटिक का नाम है बीटा लैक्टम। तो बीटा लैक्टम रिंग हमारी एंटीबायोटिक का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बेसिकली उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया ने क्या किया, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बना लिया। अब ये जो लैक्टमेज एंजाइम है ना, ये इस बीटा लैक्टम रिंग की डिस्ट्रक्शन कर देते, तो भाई फेर देता है। जब भी बीटा लैक्टम रिंग ही नहीं रहा तो हमारी एंटीबायोटिक कुछ काम नहीं कर सकती। तो बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज एंजाइम बना लिया जो रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते और एंटीबायोटिक का काम खत्म कर देते। फिर ये भी नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया ने कहा एक और तरीका भी देखते हैं। उनने कहा कि देखता हूँ कि ये अंदर कहाँ से आती है। हमारी जो एंटीबायोटिक थी, जाहिर सी बात है कि ये बैक्टीरिया की पूरी सेल वॉल की मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ ना, ये आउटर साइड है, सपोज ये इनर साइड है, पूरी सेल वॉल है, ये इन दोनों के दरमियान ट्रांसपेप्टिडेशन होती है। उसने कहा कि एंटीबायोटिक ने अंदर तो मेरी आउटर सेल वॉल से यानी यहाँ से आना है। अगर मैं ये करूँ कि मैं अपनी आउटर सेल वॉल में ही ऐसी चेंजेस कर लूँ कि जो हमारी एंटीबायोटिक है वो अंदर ही ना आए, यहीं पर रुक जाए, वो अंदर आएगी ही नहीं, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होगी ही नहीं, वो एक्शन कर ही नहीं सकेगी, तो किसी काम का ही नहीं। तो तीसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी ऑल्ट्रेशन इन आउटर सेल वॉल कर ली ताकि वो ना अंदर आए, ना प्रोटीन के साथ बाइंड करे, ना कुछ और हो सके। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म रेजिस्टेंस के बहुत आसान से। 1 पे आप लिखेंगे बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया, 2 पे लिखेंगे चेंजेस इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड 3rd पे लिखेंगे चेंजेस इन द या ऑल्ट्रेशन इन द आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आराम से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए। इसलिए अब स्पेशली जो हमारे पास फिर अब आती है ना एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अब बीटा लैक्टमेज की तरफ से जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लाइक सारे ही बैक्टीरिया अब बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर लेते हैं, और बीटा लैक्टमेज एक दफ़ा आ गया तो कोई भी एंटीबायोटिक हैविंग बीटा लैक्टम जिसके रिंग है वो एक्ट नहीं कर सकती। तो हमारे पास फिर हमने भी किया कि सारे इंसान भी छोड़ते थोड़ी है पीछा, तो इंसानों ने क्या किया कि ऐसी एक और ड्रग बना ली जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो फिर हमने क्या किया कि हमारा जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस पेनिसिलिन नहीं करना है, जो 7 ड्रग हम ऐड करते हैं उसका सिर्फ ये काम है कि उसने इस एंजाइम को इनहिबिट करना है, ताकि हम हमारी पेनिसिलिन देंगे, साथ हम ये वाली ड्रग देंगे जो एंजाइम को इनहिबिट करेगी, तो दोनों मिलके एक्शन कर सकेंगी। एक जो है वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो ड्रग आराम से अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगी हमारी पेनिसिलिन। तो ये हमने अब काम कर दिया कि बीटा लैक्टमेज को डिस्ट्रॉय करने वाली ड्रग्स बना दी, जिसका नाम क्लोवनिक एसिड है, सेल्बैक्टम, टेजोबैक्टम, वो आगे मैं आपको बताऊंगी भी स्पेशली। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताती जाऊँ कि जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है एक मेडिसिन ऑगमेंटिन, अब तो अभी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या वही बात है कि रेजिस्टेंस क्योंकि बढ़ती जा रही है ना और तरीकों से बैक्टीरिया की, तो अब ऑगमेंटिन भी उतनी असर में नहीं रही। लेकिन ऑगमेंटिन में जो 2 चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई है ना, पहली आपकी एमोक्सिसिलिन होती है
जिसके एंड में भी सिलीन आता है ना, ये सारी पेनिसिलिन की टाइप है। तो एमोक्सिसिलीन, एमोक्सिसिलीन अकेली एमोक्सिल के नाम से आती है, ब्रांड नेम से, लेकिन उसमें असर नहीं रहा था। यही वजह थी कि बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टोमेज बना लिया था, तो एमोक्सिसिलीन असर नहीं कर पाती थी। फिर हमने वो जो ऑगमेंटन बनाई उसमें एमोक्सिसिलीन के साथ डाल दिया क्लोवलिनिक एसिड। तो ये जो क्लोवलिनिक एसिड होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास वो ड्रग है जिससे सिर्फ और सिर्फ बीटा लैक्टोमेज को इनहिबिट करना है। तो जब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं विद द ब्रांड नेम ऑफ ऑगमेंटन, तो फिर एमोक्सिसिलीन अपना असर कर सकती है, क्योंकि क्लोवलिनिक एसिड बीटा लैक्टोमेज को इनहिबिट कर देता है। अब ऑगमेंटन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि अब ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वाला भी तरीका बैक्टीरिया के पास है, और अब वो जो तीसरा तरीका था कि आउटर सेल वॉल में चेंजेस, ये तरीका भी बैक्टीरिया के पास है, तो वो आराम से रेजिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस वजह से जो चीज़ें स्ट्रेस कर रही हूँ ना, कीमोथेरेपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें जो अगेन एंड अगेन रिपीट होती हैं, लाइक पेट क्वेश्चन हैं जो आपको पास कराते हैं। सो दीज आर लाइक दैट थिंग्स, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताई हैं। ओके, रेजिस्टेंस के बाद इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। अब क्लिनिकल यूजेस कभी आए हैं पेनिसिलिन का, ऐसी में क्लिनिकल यूजेस भी आए हैं। पेनिसिलिन हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से बहुत सवाल आते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस इतने कोई उस तरह नहीं है कि कोई बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। हमने इनको इस तरह से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, मतलब ड्रग्स को, कि हमने वो ड्रग्स रखी हैं पहली जो कि पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है, ये जो हमारा बीटा लैक्टोमेज है ना, इसका दूसरा नाम पेनिसिलिनेज भी है, क्योंकि ये बीटा लैक्टम रिंग को इनहिबिट कर रहा है। तो इन अगर रिजल्ट के तौर पे हम देखें तो ये पेनिसिलिन को ही इनहिबिट कर रहे हैं ना, क्योंकि पेनिसिलिन के पास बीटा लैक्टम रिंग है। तो हमारे पास जब पेनिसिलिन इनहिबिट होती है तो उस एंजाइम को हमने कह दिया पेनिसिलिनेज। तो पेनिसिलिनेज आप कहीं पढ़ेंगे, बीटा लैक्टोमेज एक ही बात है। ओके फाइन। अच्छा, तो जो पहला ग्रुप है हमारे पास, ये वो वाली ड्रग्स हैं जो एक तो वाइड स्पेक्ट्रम जब भी हम लिखते हैं ना, तो देखते हैं कि कितने बैक्टीरियाज कवर हो रहे हैं उस ड्रग के अंदर। तो पहली बात, उनका स्पेक्ट्रम भी नैरो है। दूसरी बात ये कि पेनिसिलिनेज एंजाइम उन पे एक्ट भी कर सकता है, मतलब अगर वो एक्ट करेगा तो उनका जो एक्शन है वो नहीं हो सकता। पहला ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, लेकिन पेनिसिलिनेज से वो रेजिस्टेंट है, यानी कि वो पेनिसिलिनेज एंजाइम को अगर उन पे एक्ट करे भी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर रेजिस्टेंट टू दैट। और तीसरी जो ड्रग्स है हमारे पास वो वाइडर स्पेक्ट्रम है, लेकिन वही बात है कि बीटा लैक्टोमेज या पेनिसिलिनेज उन पे एक्ट करेगा तो उनका एक्शन खत्म हो जाएगा। तो 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं। जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसमें हमारी पेनिसिलिन के नाम से जो आती है, पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी, वो उसमें आती है मेनली। और ये जो ड्रग ग्रुप्स मतलब एंजाइम बैक्टीरिया को कवर करती है, मोस्टली आपने याद रखने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है, ये आपने इसमें लाजमी याद रखने हैं। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपकी लिखनी है। आपने आपसे जब भी अक्सर औकात ये लोग सिर्फ पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछेंगे ना, कि सिर्फ पेनिसिलिन, एक तो पेनिसिलिन पूरा ग्रुप है ना ये वाला, और एक उसमें सिर्फ ड्रग है पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी जिसे हम कहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये वाली आती है जो इस ग्रुप की ड्रग है, पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी। मैंने आपको बताया वो किस पे एक्ट करती है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स पे, और स्पायरोकीट्स यानी जो स्पाइरल हमारे बैक्टीरिया। और इसमें आपने याद रखना है, एमसीक्यू आता है, अक्सर आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस कौन सी है। सिफिलिस आपने अपनी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगी, एक डिजीज है, ट्रिपोनिमा की वजह से होती है, स्पायरोकीट है वो एक। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो सिफिलिस के अगेंस्ट है, दैट इज योर पेनिसिलिन जी। ये एमसीक्यू आता है, आपकी बुक्स में लिखी गई ये बात, ये आता होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर हमारे पास दूसरा जो ग्रुप है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, इसमें आती है आपकी मेथिसिलिन है, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन। मैं नाम भी ले रही हूँ, शायद आपको लगेगा कि दे आर वेरी टफ, आपको याद नहीं होंगे, दे आर वेरी इजी। आप 3 दफा रिपीट करेंगे ना आपको याद हो जाएंगे सारे। सिलिन तो है, इसमें पेनिसिलिन थी, इसमें ओ है ऑक्सासिलिन, एम से मेथिसिलिन, एन से नेफिसिलिन, बस नेफिसिलिन, ये तो नाम है इसमें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये जो तीनों है ये आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। मतलब आजकल अगर आप देखें ना, तो स्टेफ ऑरियस जो आपका बैक्टीरिया और जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, उनने बहुत ज्यादा अपने अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैदा कर लिए। तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मरसा के नाम से कहते हैं। ये सारी माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ी होगी अपनी बातें। मरसा आप कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। तो उस तरह के जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं ना, उन केसेस में हम ये वाली एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ठीक है। अच्छा, जो वाइडर स्पेक्ट्रम है और पेनिसिलिनेज ससेप्टेबल है, इसमें हमारी फिर आती है पहला ग्रुप जो एमोक्सिल वाला ग्रुप है। एमोक्सिल इसलिए मैं नाम बार बार लेती हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल में आती है, मतलब डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आती है, लेकिन एमोक्सिल भी उसका एक ब्रांड नेम है। और जो फॉर्मूला है वो एमोक्सिसिलीन है, ठीक है। सारी पेनिसिलिन में सिलीन जरूर आता है।
तो एमोक्सिसिलिन आएगा हमारा, एम्पिसिलिन, ये दोनों आपकी पेनिसिलिन जी जैसी हैं और ये भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को कवर करती हैं, उनको मैंने तो ऐसे लिखा हुआ था लिस्टेरिया। ज़ाहिर है इसके लिए आपको माइक्रोबायोलॉजी जरूर आनी चाहिए, माइक्रो नहीं आती होगी तो फिर आप ऑर्गेनिजम्स को याद नहीं रख सकते। आपको पता होगा ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, तो ही आपको आ जाएगा। मैं यहाँ माइक्रो नहीं पढ़ा सकती, सो यू मस्ट नो दैट, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जो हमारे पास एमोक्सिसिलिन कवर करती है वो लेप एचएम को कवर कर रही है बैक्टीरिया को। इससे क्या क्या बनता है, लिस्टेरिया, एस्क्रेशिया, प्रोटियस, हेमोफिलस, मोरिक्जेला। कितने आराम से याद होते हैं, लिस्टेरिया, एस्क्रेशिया, प्रोटियस, हेमोफिलस, मोरिक्जेला। जिसको आती हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम में वो है पेरासिलिन एंड टिसारसिलिन का, वो ग्राम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ याद रखने वाली बात है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब बात करते हैं जरा सी टॉक्सिसिटी की, तो ये भी सवाल आता होता है, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस का सवाल कम आता है, जो हमारे पेनिसिलिन के क्लिनिकल यूजेस है उसमें से ये एमसीक्यू आता है, लेकिन जो टॉक्सिसिटी है इसका सवाल बहुत ज्यादा आता है पेनिसिलिन का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेन टॉक्सिसिटी है खास तौर पे आता है कि एलर्जिक रिएक्शन। आपको सिनेरियो बना के इसका देते हैं कि एक पेशेंट था, वो आपके पास सडनली इमरजेंसी में लैंड किया हॉस्पिटल की, उसने हिस्ट्री दी है कि उसे आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले ही वो टुक पेनिसिलिन की कोई टैबलेट, कोई भी नाम ले देगा, मॉक्सिसिलिन या किसी भी किस्म की, तो सवेयर रैशेज उसको पूरी बॉडी पे डेवलप होने, रेडनेस है, एडीमा है। तो आप बताएं कि व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, इस किस्म का सवाल आता है। तो बेसिकली ये है कि हमारे पास जो पेनिसिलिन है ना, ये आपका सवेयर एलर्जिक रिएक्शन कर सकती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऑगमेंटन बहुत लोग खाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि करें, लेकिन कुछ लोग जो ससेप्टेबल होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिनकी होती है, उनमें पेनिसिलिन कैन कॉज सिंपल छोटी सी एलर्जी भी कर सकती है, लाइक स्किन पे दाने से निकल है। आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन तो सिंपल एलर्जिक रिएक्शन है, आईजीई मीडिएटेड जो होता है, और इतना सवेयर कर सकते हैं कि पूरी बॉडी पे वाइड स्प्रेड एलर्जी भी हो सकती है, अर्टिकेरिया तक हो सकता है, मतलब जो जिसे नहीं हम उर्दू में कहते हैं कि दाने तड़फड़ बड़े बड़े बन जाते हैं, वो बन सकते हैं। और उससे भी सिवियर हम जाए तो एनाफाइलैक्टिक शॉक तक कर सकती है पेनिसिलिन। एनाफाइलैक्टिक शॉक की इमीडिएट ट्रीटमेंट ना कीजिए तो पर्सन कैन डाई, ठीक है, पर्सन की डेथ हो सकती है। इसलिए दिस एलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन। अगर देखा जाए तो ऑफिशियली होना ही चाहिए कि कभी भी पेनिसिलिन देने से पहले टेस्ट डोज देनी चाहिए, तो टू चेक के पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। और अगर आप चेक किए बगैर दे रहे हैं तो फिर आपके पास उस एलर्जी को कंट्रोल करने की मेडिसिन होना लाजमी है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वाइवा में और एससीक्यू में लाजमी पूछते हैं। सिनेरियो आता है इसका, एमसीक्यूज में भी आए तो सिनेरियो आता है, एससीक्यूज में भी सिनेरियो आता है, यही सिनेरियो जो मैंने बताया। फिर वी हैव जीआईटी डिस्टर्बेंस। तो इसमें जीआईटी डिस्टर्बेंस में ना वो आता है एमसीक्यूज के किसी एक कोई है एंटीबायोटिक जिसके अगेंस्ट मुझे एग्जैक्टली एमसीक्यू याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक एंटीबायोटिक का नाम होता है कि कौन सी सबसे ज्यादा जीआईटी की आपकी डिस्टर्बेंस करती है। तो हमारे पास बाहर है पेनिसिलिन में, जाहिर है उनने जो भी उनमें से पेनिसिलिन लिखी हुई होगी उसका आप नाम टिक कर देना, लेकिन इट कैन कॉज नोजिया, डायरिया, ठीक। एम्पिसिलिन, आई रिमेंबर एम्पिसिलिन जो है ना, इसका नाम वो देते हैं ऑप्शंस में अक्सर औकात कि कौन सी करती है, तो एम्पिसिलिन करती है इनमें से। तो यहाँ पर आपकी पेनिसिलिन खत्म होती है। सेफलोस्पोरिन अगले पार्ट में शुरू करें, अभी तक कोई भी मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।